हेलो, वॉल्यूम दे दो। नमस्कार। शिल्पायन द्वारा आयोजित व्याख्यान माला के तृतीय पुष्प के रूप में आज पुनः हम उसी विषय पर बातचीत करने के लिए एकत्र हुए यहाँ पे, जिस विषय पर हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हमारा विषय था भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो विशिष्ट ग्रंथ हैं उनकी उपयोगिता के विषय में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ग्रंथ हमारे संगीत के लिए उपयोगी समय समय पर लिखे गए, कालखंड में, विभिन्न कालखंड में लिखे गए। उनकी उपयोगिता इस बात से भी थी कि वे उस कालखंड में जो संगीत की व्याप्ति थी, जो संगीत उस समय प्रिविलेंट था, उसके बारे में हमको ना केवल एक जानकारी मिलती है, बल्कि साथ ही साथ किस तरह विवर्तित होते हुए आज जिस संगीत को हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, उस शास्त्रीय संगीत की इस यात्रा जो वहाँ से विवर्तित होते हुए आज तक यहाँ तक पहुँची है, उसके विभिन्न चरण क्या थे, उसके मूल कैसे थे और आज वो किस रूप में है, इसके बारे में हमको एक अच्छी समझदारी विकसित करने का मौका मिलता है। शायद इसीलिए हमारे संगीत को शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रयोक्ता के साथ शास्त्रकार की भी अहम भूमिका होती है और प्रयोक्ता को शास्त्र सहारा देता रहता है, तो वही शास्त्र को प्रयोग संबल प्रदान करता है। ये जो आपस में दोनों के बीच में तालमेल है शास्त्र का और प्रयोग का, ये अमूमन हमारे और विश्व के अन्य संगीत के विभिन्न जो संगीत के अलग अलग प्रकार हैं, उसमें ऐसा नहीं ही दिखता है, कहना ज़्यादा उचित होगा। कहीं है भी तो उनके शास्त्र आधार या उसके ग्रंथों का आधार इतना पुष्ट नहीं होता है। आज इसी के कारण हमारा संगीत पूरे विश्व में परचम फैलाया हुआ है, क्योंकि इसका आधार बहुत मजबूत है और इसकी नींव इतनी गहरी है कि जिसकी थाह पार पाना आजकल असंभव होता जा रहा है, क्योंकि आज इस विषय में अध्ययन वगैरह करने की प्रवृत्ति में थोड़ी सी कमी जरूर आई है। हम इसी चीज को अपने शिल्पायन के विद्यार्थियों तथा अन्य संगीत सेवी संगीत का साधना करने वाले जो साधक गण हैं, उनको मैं इस तरह से एक तरह से उत्साह प्रदान करने के लिए नई पीढ़ी को और उनके अंदर एक चिंतन को कुरेदने के लिए कि क्या हमारे ग्रंथों की कोई भूमिका है कि नहीं, ग्रंथों की भूमिका आज के लिए उपयोगी है या नहीं, या ये भी कुछ ऑब्सोलेट होती चली गई है। इन सब चीज़ों के बारे में हम एक आपस में चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि आज के युग के बारे में कहा जाता है कि गुण ना हेरानो गुण ग्राहक हेरानो, एक बंदिश है, बहुत ही प्रसिद्ध है। गुण ना हेरानो, गुण नहीं नष्ट हुआ है, लेकिन गुण के ग्राहक कम होते जा रहे हैं। गुण के ग्राहक क्यों कम होते जा रहे हैं, ग्राहक क्यों कम होते जा रहे हैं, उसके पीछे एक तरह के जो हमें दिखाई देती है वो उसके प्रति समझ की कमी है। हम उसके पीछे के इतिहास को कम समझते हैं, इतिहास के बारे में हमारी जानकारी सीमित रहती है, समझदारी कम विकसित हुई होती है, हमें उसका आधार का पता नहीं होता है, जिसके चलते हम उससे उस तरह से नहीं जुड़ पाते, या आम लोग इतने उस तरह से नहीं जुड़ पाते जैसा जुड़ाव होना चाहिए। ये हमारे भारतीय संगीत की या भारतीय संस्कृति की इतनी बड़ी धाती है जिसके बारे में हम वास्तव में गर्व कर सकते हैं कि हमारा संगीत श्रेष्ठतम है। ये रास्ता हमने देखा है या हम लोगों को दिखाया गया है डॉक्टर मुकेश गर्ग जी के द्वारा। हमारे यहाँ पे मुकेश गर्ग जी शिल्पायन में लगातार आते रहे,
चर्चा करते हुए बताते थे कि किस प्रकार शास्त्र का प्रयोग का आपसी संबंध है, समन्वयन है, और साथ ही साथ ये भी बताते थे कि किस प्रकार से हम अपने प्रयोग में शास्त्र के द्वारा और उसको और भी रिच बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते थे कि एक कलाकार को चिंतनशील होना क्यों ज़रूरी है, चिंतनशील कितना होना चाहिए, और चिंतनशील होने के फायदे क्या हैं। अगर वो मननशील चिंतनशील नहीं है तो एक मात्र कोरा कलाकार बन जाता, और कोरा कलाकार जो है संगीत का वो प्रचार प्रसार या वो जगह या वो जुड़ाव लोगों में पैदा नहीं कर सकता है। और इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि अगर जो सक्षम कलाकार है, जो कलाकार इस बारे में संवेदनशील है, अगर वो इसमें रुचि नहीं लेंगे तो कुछ ऐसे लोग भी बोलने लग जाते हैं जिन्हें बोलना ना बोलना ही अच्छा होता है, या जिनके ना बोलने से ही अच्छा होता है, क्योंकि वे सत्य से ज़्यादा भ्रम को फैलाते हैं। तो भ्रम कम से कम फैले और लोगों का जुड़ाव इन चीज़ों से ज़्यादा हो, रुचि जागृत हो, इसके लिए डॉक्टर मुकेश गर्ग बहुत प्रयासशील रहते थे, हमेशा प्रयत्नशील रहते थे कि लोगों को इसके बारे में, इसीलिए उन्होंने जो संगीत से जुड़े हुए लोग थे, शास्त्रीय संगीत से, उनको हमेशा समझाते भी थे, उनको रास्ता भी दिखाते थे कि किस प्रकार चिंतन के साथ, एक विचार, गहन विचार के साथ, विमर्श के साथ हम संगीत से जुड़ सकें, जिससे कि हम उन बातों को लोगों के समक्ष पहुंचा सकें, अपनी बात भी और हमारे संगीत की विशिष्टताओं को भी, इनको कैसे इसका विवर्तन हुआ, कैसे क्या हुआ। तो ग्रंथों की जो उपयोगिता है वो सर्वमान्य है, सर्वसिद्ध है, सभी को पता है, लेकिन आधुनिक पीढ़ी को ये लगातार समझाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़माना ऐसा आ गया है कि इसमें शुद्ध शास्त्र के प्रति लोगों का जो आकर्षण है वो इतना धीरे धीरे कमतर होता चला जा रहा है कि वे प्रयोग को ही मात्र हमारे संगीत का एक आधार समझ लेते हैं, और इसलिए हमारा संगीत कहीं न कहीं से एक थमा हुआ, रुका हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हमारे संगीत ने आज तक जो तरक्की की है, उस तरक्की के पीछे हर कालखंड में मनुष्यों के द्वारा चिंतन, मनन, विचार ना किया गया होता तो हमारा संगीत इस जगह पे नहीं पहुंच पाता, और संगीत को आगे बढ़ने के लिए या उस चिंतनशीलता को बनाए रखने के लिए लगातार विचार विमर्श होना चाहिए। बात वैसे सही है, हम लोग चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो है पूरा नहीं मिल पाता है। लेकिन इसके लिए हम रुक नहीं सकते कि हाँ, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। डॉक्टर मुकेश गर्ग जी ऐसे ऐसे कारनामे कर लेते थे पूरे भारत भर में, इन चीज़ों को लेकर के विचार विमर्श। उनके द्विवार्षिक जो सम्मेलन संगीत संकल्प के होते थे, उसमें प्रयोग और विचार दोनों का कितना सुंदर समन्वय होता था, मैं खुद जाकर के देख चुका। उनके जयपुर के द्विवार्षिक सम्मेलन में मैं उपस्थित था। 2 दिन से लगातार मैं सारे सत्रों को सुनता रहा, लोगों से बातचीत करता रहा। उस दौरान मुझे बहुत सारे संगीतज्ञों से एक तरह से कहिए कि दोस्ती होती गई, और वो बाद में भी हमारी दोस्ती बहुत दूर तक बनी हुई थी। और जैसा आगे आ जाओ, लोग इससे बैठने के लिए हो जाए। अश्विनी और आगे आओ, एकदम पीछे चले और आओ, तुम लोग भी आओ, तब पीछे बैठ और आ जाओ। उसमें द्विवार्षिक सम्मेलन मैंने देखा कि 3 तरह की चीजें थी। एक तो शास्त्रों के बारे में किसी न किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए उन्होंने कुछ विद्वानों को बुलाया। उन विद्वानों ने उस विशेष विषय पर एक अच्छी शोधपरक प्रस्तुति दी, समझाया। अधिकतर वो प्रयोगात्मक भी होता था, कुछ सुनाते थे। उसमें उस समय टप्पे पर बात करने के लिए, टप्पे कैसे, टप्पे नहीं बल्कि टप्पा, क्योंकि टप्पा और टप्पे में फर्क है। तो टप्पा के विकास और कैसे क्या हुआ, आज कैसी स्थिति है, पहले क्या रही, इसके बारे में मुझे जहाँ तक याद है नीला भागवत जी आई थी बॉम्बे से। नीला भागवत जी ने काफ़ी कुछ बताया। इसी तरह अमरेंद्र धनेश्वर जी जो है, उनका फिल्म संगीत पर और उनके रागों के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन है।
उसको अध्ययन को उन्होंने वहाँ पे एक रुचिकर विषय को लेकर के, रागों की चर्चा को लेकर के उन्होंने एक सत्र में उनको आमंत्रित किया। साथ ही साथ चूँकि द्विवार्षिक सम्मेलन था तो उसमें जो सचिव होते हैं, महासचिव, उनका प्रतिवेदन, महासचिव का प्रतिवेदन पर बातचीत, झगड़ा, आपस में तर्क वितर्क कुतर्क सब होता रहा, इसके लिए भी समय था। और साथ ही साथ शाम के वक्त जब देर हो जाती थी, शाम को जब सब लोग दिन भर की चर्चा से एकदम थक गए होते थे, तो उनके संगीत के लिए व्यवस्था थी। एक दिन राजन साजन जी को सुना, एक दिन विश्वमोहन भट्ट जी को सुना। इन लोगों के संगीत से एक प्रयोग की बात आई, शास्त्र का हुआ, और साथ में जो संस्था की अपनी गतिविधियां हैं उनको मजबूत करने के लिए एक द्विवार्षिक सम्मेलन के 2 दिन में इतना कुछ उन्होंने बहुत ही सोच विचार के साथ वैज्ञानिक ढंग से प्लानिंग किया हुआ था। मैं इन सब चीज़ों को जब पहली बार देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, और आज वो हमारे बीच में ना रहते हुए भी उनकी स्मृति धूमिल ना हो, उनकी स्मृति हमारे मन में कमज़ोर ना होते जाए, इसलिए मैं उनके ही चिंतन के अनुसार, उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार, उनके दिए हुए जो मार्गदर्शन है उसके अनुसार हमने ये स्मृति व्याख्यान माला शिल्पायन पे किया है। आग्रह मैंने शहर के बहुत सारे विद्वानों को किया कि आप आएँ, लेकिन शायद इसका उनको बहुत महत्व ना समझ में आया हो हमारे इस कार्य को। हम इससे रुकते नहीं हैं, क्योंकि केवल शुरुआत कोई एक छोटा सा काम है ये समझ के हम किसी काम को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर उस काम में दम होगा तो वो काम कल को बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बीज जो है वो वृक्ष के बराबर का नहीं होता है, वो बहुत छोटा होता है। कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि एक छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष कैसे उग गया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो हो रहा है व्याख्यान माला का, ये एक बीज की भांति समाज में, संगीत समाज में जमीन के अंदर गढ़ करके बाद में एक वृक्ष के रूप में पुष्पित पल्लवित होगा। हम ये आशा करते हैं और विश्वास भी रखते हैं। तो जो भी यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, अधिकतर सभी संगीत के विद्यार्थी हैं, और उनकी रुचि देख करके हमें उत्साह बढ़ता है। तो पिछले बार जब भारतीय शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट ग्रंथों की उपयोगिता पर चर्चा प्रारंभ हुई, तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस विषय पर विचार विमर्श इतने गहरे और गहन होने लग जाएगी। हमारे थोड़े से उद्बोधन के बाद डॉक्टर शुभंकर डे ने प्राचीन काल जिसको बोलते हैं हम, उस काल के ग्रंथों के बारे में, जो हमारे बिल्कुल आधार ग्रंथ है, भरत के नाट्यशास्त्र हुए, चाहे बृहदेशी हुआ, चाहे इन सब ग्रंथों के बारे में, नारदीय शिक्षा के बारे में इतना विस्तार से और इतना गहन अपना एक विचार विमर्श प्रस्तुत किया, जो कि यहाँ के विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उनको मैं कहता कि आप अपना समय सीमित कर लीजिए और उतने थोड़े से में बताइए, तो फिर यह अन्याय होता है। तो हमने उसी क्षण ये निर्णय लिया कि इसका पार्ट 2 चलना चाहिए। तो उस दिन के जो हमारे दूसरे वक्ता थे श्री प्रियांशु घोष, उनको मैंने कहा कि आज रुक जाओ, अगले दिन में तुमको पूरी तरह से बोलने का रहेगा। तो पहले दिन हम लोगों ने जो चर्चा की वो प्राचीन काल के ग्रंथों को लेकर के था, और अब आज चर्चा का विषय होगा, श्री प्रियांशु घोष चर्चा करेंगे मध्यकाल के ग्रंथों के बारे में। तो मध्यकाल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। कुछ ग्रंथ मौलिक थे, कुछ ग्रंथ में कुछ सिद्धांत मौलिक थे, कुछ ग्रंथों में मौलिक कम था, वो किसी पुराने पुस्तक का ही एक नए कलेवर में था। तो इन सब बारे में श्री प्रियांशु घोष अपने जो अध्ययन है उसको प्रस्तुत करेंगे। ये अध्ययन इस मामले में भी बहुत उपयोगी होगा कि कल को यही लोग, चाहे प्रियांशु हों, चाहे और भी विद्यार्थी लोग हों, ये कल को किसी न किसी जगह पे शिक्षक की भूमिका में आने वाले हैं निश्चित तौर पर। और ये जो अपनी बात रखने की, वक्तव्य रखने की एक कला है, एक वक्तव्य को प्रस्तुत करने के पीछे जो उनकी सोच है या उसके बारे में चिंतन है, उसको हम इग्नाइट करना चाहते हैं, उज्जीवित करना चाहते हैं। इस उज्जीवन के लिए ये इस सत्र को बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए। जो भी लोग हैं वो बहुत गंभीर लोग हैं। तो हम श्री प्रियांशु घोष से आग्रह करते हैं कि वे मंच पर आ करके
आज अपने मध्यकालीन ग्रंथों पर उनका जो अपना अध्ययन है उसको प्रस्तुत करेंगे, और बाद में थोड़ी सी आधुनिक ग्रंथों के बारे में भी चर्चा, अगर समय रहेगा तभी। प्रियांशु को जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे अपना पूरा समय ले लें, जरूरत पड़ेगी तो भाग 3 भी कर लेंगे, ऐसा क्या है, कौन सी जल्दी है, कहाँ जाना है। ऐसी भी क्या जल्दी है जो आज हम लोगों ने KBC वगैरह में देखा है, ओहो लॉक करो, अरे नहीं ऑप्शन डालो, अरे नहीं जल्दी से सवाल पूछो, अरे कहाँ जाना था तेरे को भाई, अरे तुम जितनी देर टेलीविज़न में दिखते तो उतना तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होता है, लेकिन वो बेचैनी, वो भागम भाग, क्या ज़रूरत है। लेट्स सेटल डाउन, आराम से चिंतन करते हैं, आराम से सुनते हैं, चर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपने अंदर प्रश्नों को उगने का मौका देते हैं, और उगने के बाद उनको हवा में लाने के लिए, जिससे इसको हवा पानी मिलता रहे, इसका प्रयास करते हैं, तभी तो बगीचा लहलाएगा। श्री प्रियांशु घोष।